नमस्कार साथियों, तो स्वागत है मेरी सुपर स्टडी पे। और सेट पेपर 3 में आज क्वेश्चन देखने वाले हैं आगे। जैसा कि 2 सेट पेपर हम कर चुके हैं, आज ये हमारा तीसरा सेट पेपर है। और हम दूसरे सेट पेपर में यहाँ तक देख चुके थे। ये क्वेश्चन लास्ट में 20 नंबर की, श्वेत और श्याम फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो ये सिल्वर ब्रोमाइड था। तो ये क्वेश्चन हम कवर कर चुके थे और आज हम तीसरे सेट पेपर में चलने वाले हैं और क्वेश्चन 1 से यहाँ देखेंगे कि क्या कहा गया है। तो देखते हैं पहला क्या है क्वेश्चन, कि अम्ल धातु कार्बोनेट से, कोई भी अगर अम्ल धातु है वो कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बोनेट से अगर रिएक्शन करती है तो कौन सा गैस मुक्त करती है, तो CO2 गैस मुक्त करती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देख लेंगे कि जो HCl है, अगर हम उसके साथ कार्बोनेट CO3 का करवाते हैं रिएक्शंस तो हमें CO2 प्राप्त होता है। इसका आंसर बी होगा, सही कर लेंगे। और आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे क्या बताया गया है, बताया गया है कि, रुकिए थोड़ा सा, बताया गया है कि पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रासायनिक कौन सा है। यानी कि पानी में जो कीटाणु मारने के लिए हम कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। आप सभी जानते होंगे कि कॉपर सल्फेट से हम जो है फंगी को दूर करते हैं, तो कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं पानी में फंगी मारने के लिए। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो लिखा हुआ कि विरंजन चूर्ण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि असत्य को पहचानना है विरंजक चूर्ण के बारे में, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। तो देखिए पहला ही जो कथन है वो असत्य है कि जल में पूर्णतः विलय। यह गलत बात है कि विरंजक जो चूर्ण है जल में पूर्णतः विलय होता है, वो आंशिक विलय होता है उसका। तो फिर देखते दूसरा में देख लेते हैं कि हल्के पीले रंग का चूर्ण है, तो बिल्कुल विरंजक जो चूर्ण होता है हल्के पीले रंग का होता है, ये ऑक्सीकारक है, बिल्कुल ऑक्सीकारक है, ऑक्सीजन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। डी नंबर, ये तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन उत्पन्न करता है। सही बात है कि ये तनु अम्ल जो होता है डाइल्यूट एसिड से वो क्लोरीन की उत्पन्न करता है, तो ये भी सही बात है। बी जो था, ये जो था आंसर कि जल में पूर्णतः विलय है, ये गलत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे देखते हैं कि 4 नंबर क्या बोला कि खाने के सोडे के रासायनिक नाम को बताइए। खाने के सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट ये खाने का सोडा है। देखिए अब किसी के घर खाने गए तो खाना खा के आइएगा तो उसको लास्ट में बाई तो बोलिएगा ना, तो इसलिए याद रख लेंगे जो खाने का सोडा होता है ना उसमें बाई लगा होता है, कंफ्यूजन होता है। तो सोडियम बाई कार्बोनेट, खाना पीना खा लिए हैं, सोडियम खा लिया उसका घर में, नमक वमक सब, और फिर उसको बाई बोल दिया, तो इसका आंसर भी कर लेंगे। 5वें नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि पीएच मान से संबंधित क्या दर्शाया गया है। तो पीएच मान से आप क्या समझते हैं। पीएच मान से जो होता है वो किसी भी घोल के अम्लीय और क्षारीय का मूल्यांकन करता है पीएच मान। आप जानते होंगे कि पीएच जो मान है वो किसी भी घोल का, क्या उसका एसिड है क्या बेस है, उसके लिए उसका मूल्यांकन के लिए पीएच मान का इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर भी कर लेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, धोने के सोडे का रासायनिक, धोना है अब, कपड़ा धोना है, तो कपड़ा धोने के लिए आपको Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करना होगा। वो सोडियम बाइकार्बोनेट था, खाने समय बाई बाई खाना खा के बाई बाई कर दिए तो बाइकार्बोनेट, और धोने का सोडा आएगा तो सोडियम कार्बोनेट याद रखेंगे, Na2CO3। 7वें नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो 7वें नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि रासायन उद्योग में कौन सा तेजाब का मूल्य रसायन माना जाता है, यानी कि रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब का मूल रसायन माना जाता है, तो ये CO HH2 H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, ये जो होता है वो उद्योग में मूल रसायन माना जाता है। आप भी जानते होंगे बैटरियों में भी इसका इस्तेमाल होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में। ये कथन पहला है, पानी एक विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, पानी की जो विशिष्ट होती है ऊष्मा वो बहुत अधिक होती है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ कि ये दोनों सही है। तो कैसे सही है एक बार देख लेते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में। बिल्कुल सही बात है, आप पानी में अम्ल डालेंगे ना कि अम्ल में पानी डालेंगे। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमें किसी को चीज़ बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे कि पानी में अम्ल को डाला जाता है, एसिड में जो है वाटर को मिलाया जाता है। हम लोग भी अपने जब जाते थे लाइब्रेरी करने ना तो हम मिलाते थे। मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ। तो देखिए दूसरा क्या बोला कि पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है बहुत अधिक होती है, ये भी सही है। अगर आप जानते हैं पानी की विशिष्ट ऊष्मा तो आप मुझे बता सकते हैं। तो इसका आंसर ए और बी लगा लेंगे, और आर आर जो है ए की स्पष्टीकरण करता है,
तो इसका आंसर ए हो जाएगा। दोनों कथन सही है और एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी कर रहा है। अब 90 नंबर क्वेश्चन पे हम देखने वाले हैं कि निम्नलिखित कथनों में इस पर विचार करना है। तो चलिए हम विचार कर लेते हैं कि कौन सा कथन इसमें सत्य है, पूछा गया कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः खाने का सोडा बेकिंग पाउडर के रूप में, बिल्कुल गलत बात है। हम लोग खाने के सोडे में देखे थे कि सोडियम बाई लगा होना चाहिए। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि खाने वाला जो सोडा होता है बाई होता है, सोडियम कार्बोनेट, ये धोने का सोडा है। सोडियम जो कार्बोनेट है वो धवन धवन सोडा उसे कहते हैं। सोडियम अगर खाने का सोडा होता तो सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये गलत चीज़ है। दूसरा देखते हैं कि अग्निशामक में पाक सोडा बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही है। जो अग्निशामक आते हैं आग बुझाने के लिए वो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेंस क्लेवर, क्या हेंस क्लेवर संयंत्र में होता है, बिल्कुल सही। ये इन्फॉर्मेशन है कि याद रख लेंगे कि जो विरंजक चूर्ण होता है उसका उत्पादन जो हेंस क्लेवर संयंत्र में होता है। तो 2 और 3 याद रख लेंगे तो कथन बी आंसर कर लेंगे कि 2 और जो 3 है वो सही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 10वें नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं, फटाफट करते हैं। थोड़ा समझा भी देती हूँ मैं, तो इसीलिए थोड़ा बोलती हूँ। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित होने पर सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। अगर जल में हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित कर रहे हैं तो जो बना सोडा वाटर होगा वो अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। याद रख लेंगे। 11वें नंबर की खाने का जो नमक किससे बनता है। तो खाने का जो नमक होता है, खाने का नमक क्या होता है आपको पता होगा, NaCl होता है खाने का नमक। तो वो जो है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना होता है। हमारे खाने का सोडा जो हम खाते हैं इस्तेमाल करते हैं, तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार। 12वें नंबर क्वेश्चन में देखने वाले हैं कि 12वें नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 12वें नंबर क्वेश्चन में बताया गया है कि एक विलियन लाल टमाटर लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो विलियन का पीएच मान क्या होगा। देखिए, कोई अगर विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उस विलियन का पीएच मान क्या होगा। तो यानी कि समझिए ये एसिड है, जो मतलब कि एसिड है, तो ये लाल से अगर नीला कर दे रहा है तो ये लाल से नीला करने वाला एसिड होता है। तो एसिड तो 7 से 9, लाल से नीला करने वाला को हम बेस कहते हैं। लाल से जो अगर नीला करता है तो उसे हम बेस कहते हैं, तो इसमें से उपयुक्त होगा उसका 7 से ऊपर आंसर होना चाहिए, इसलिए इसमें से कोई नहीं है, ये सब कोई नहीं है। इसे याद रख लेंगे हम कि ये सब कोई नहीं है। आगे 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बताया गया है कि स्वर्ण कारकों का द्वारा प्रयोग आने वाला एक्वरेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनता है, यानी एक्वरेजिया बताना है। तो एक्वरेजिया हम जानते हैं कि नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोलिक अम्ल से बना होता है। नाइट्रिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल, और हाइड्रोलिक जो अम्ल होता है वो 3 होता है। ऐसे आप फॉर्मूला भी याद रखे होंगे नाइट्रिक अम्ल का, तो इस तरह से बना रहता है। तो याद रख लेंगे जो एक्वरेजिया होता है ना, वो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोलिक अम्ल से बना होता है। तो आंसर भी कर लेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो वो क्षारीय विलयन का होता है। अभी हम लोग देखे थे कि क्षार था तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होना चाहिए। तो 7 से अधिक जो होता है वो क्षारीय विलयन का होता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। 15वें नंबर क्वेश्चन पे तो देखेंगे कि शुष्क HCl गैस और शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता है। यानी कि सूखा हुआ अगर HCl है तो उसका लिटमस पेपर का रंग क्यों नहीं बदलता है। तो देखिए, कोई जो होता है H3O आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल जो होता है वो H3 आयन की उपस्थिति में बदलता है। यानी कि जो शुष्क है उसमें H3O प्लस आयन मौजूद नहीं होने के कारण लिटमस का जो केवल है, लिटमस जो होता है केवल H3O प्लस आयन में की उपस्थिति में बदलता है। तो ये नहीं होता है, इसीलिए ये मतलब कि इसका आंसर ये हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन आप याद रख लेंगे ना कि कोई भी अगर H3 आयन मौजूद नहीं है तो लिटमस जो है वो नहीं बदलेगा, केवल उसी में अपना रंग को बदलता है। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या है। तो फिर आते हैं, लगाते हैं क्वेश्चन और भी। जैसा कि बताया देख रहे हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस भौतिक गुण है। तो गैस का कौन कौन सा भौतिक गुण होता है। तो गैस में तरलता भी होती है, संपीड़ितता भी होती है और निम्न घनत्व भी होता है। आप भी जानते हैं कि वो लिक्विडिटी भी है, वो कंपेसिटिव भी है, और इसका जो है लो डेंसिटी भी है। सारे उसके भौतिक गुण होते हैं किसी भी गैस के। तो आंसर डी कर लेंगे आप कि इसका ये जो है सभी इसमें सही है। फिर दूसरे नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि कौन सा जो गैसीय नियम स्थिर ताप पर कौन सा जो गैसीय नियम है स्थिर ताप पर गैस के दाब एवं आयतन के मध्य का संबंध को प्रदर्शित करता है। तो ये बॉयल्स का नियम होता है।
बॉयल्स का जो नियम होता है उसमें जो ताप होता है वो स्थिर होता है। ये मैंने पढ़ाया है कि वीडियो में मेरा दिया हुआ भी है कि अगर बॉयल्स का नियम है ना तो उसमें ताप स्थिर होता है और जो दाब और आयतन जो होता है वो एक दूसरे के मध्य संबंध होता है। याद रख लेंगे बॉयल्स के नियम में जो है ताप स्थिर होता है, याद रख लेंगे। अगर वो चार्ल्स का नियम आएगा तो दाब स्थिर होगा, इसमें ताप स्थिर है। देखिए यहाँ पे पूछा दिया भी है कि चार्ल्स के नियम के गैसों में दो गुणों के मध्य का संबंध स्थापित कीजिए। तो चार्ल्स के नियम में दाब स्थिर हो गया है, यानी प्रेशर जो है, प्रेशर दाब लिखा हुआ है, ये दाब स्थिर है, पर आयतन और ताप के मध्य में संबंध होता है किसमें, चार्ल्स के नियम में। तीनों नियम आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मेरा एक वीडियो देख लेंगे, उसमें बना हुआ है, शॉर्ट में बना हुआ। तो आयतन और ताप के बीच संबंध होता है चार्ल्स के नियम का, और दाब स्थिर रहता है। आंसर सी कर लेंगे। इसका आंसर सी हो जाएगा कि आयतन और ताप के मध्य जो होता है वो संबंध रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि स्थिर आयतन पर, अब आयतन स्थिर है, किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती, यह कथन किस गैसीय नियम द्वारा व्यक्त किया गया है। तो ये जो है गे गेलुसेक का नियम द्वारा बताया जाता है कि स्थिर आयतन पर किसी का आयतन जो स्थिर है, बाकी उसका दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो ये गेलुसेक का नियम बताता है। तो आंसर डी कर लेंगे। 5वें नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि ताप और दाब में समान स्थितियों में समान आयतन वाले गैस अणुओं की संख्या समान हो, यह कथन किस गैसीय नियम को प्रदर्शित करता है। तो ये एवोगाड्रो की संख्या को प्रदर्शित करता है। आप पूरे अच्छी तरह से गैस लोग पढ़े होंगे तो इस पता होगा कि जो तीनों समान होता है वो एवोगाड्रो के नियम के समान होता है। तो उसका आंसर ये था, एवोगाड्रो का नियम। 6 नंबर क्वेश्चन में रोटी एवं गर्म गैस के गुब्बारे का फूलना किस गैसीय नियम का व्यवहार रूप दर्शाती है। कि रोटी और गैस के गुब्बारे का फूलना वो चार्ल्स के नियम पे दिखा थी। चार्ल्स के नियम में क्या स्थिर था, मैंने आपको बताया था कि चार्ल्स के नियम में जो होता है वो दाब स्थिर होता है। तो इसका आंसर बी कर लेंगे चार्ल्स के नियम में। जैसे कि चार्ल्स टीवी देख रहा है तो इसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम का रोल है, प्रेशर का कोई रोल नहीं है, इसीलिए प्रेशर जो होता है स्थिर होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। तो चार्ल्स के नियम से ही किसी भी रोटी का गुब्बारे का फूलना होता है। तो आंसर बी कर लेंगे। फिर देखते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि आदर्श गैस के नियमों की किस सीमा तक पालन करता है। तो आदर्श गैस जो है पूर्णतः पालन करता है। तो पता भी है कि कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होता है, सिर्फ एक ये छद्म अनुभव है। तो इसका आंसर पूर्णतः, ये सब सब जो नियमों की सीमा तक पालन करना आता है आदर्श गैस पूर्णतः। आंसर ये कर लेंगे। 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, फटाफट करने वाले हैं हम। अच्छा लगे तो जरूर सेशन को लाइक कीजिएगा और समझते हुए साइंस के क्वेश्चन को पढ़िएगा। देखिए 8 नंबर क्या बताया गया है कि आदर्श गैसों की ऊर्जा किस पर आधारित होती है। तो आदर्श गैसों की उसमें जो ऊर्जा होती है वो ताप पर आधारित होती है। क्या रख लेंगे, आदर्श गैसों की जो ऊर्जा होती है वो ताप पर आधारित है। अच्छा लगे तो जरूर सेशन को लाइक कीजिएगा दोस्तों और शेयर कीजिएगा। देखिए 9वें नंबर में क्या बताता है कि बॉयल्स, चार्ल्स, एग्वाडो द्वारा प्रवर्तित गैसीय नियम का संयुक्त रूप क्या है। तो देखिए बॉयल्स का नियम हो, चार्ल्स का नियम हो, एग्वाडो का नियम हो, ये तीनों गैस का जो संयुक्त होता है उसे हम आदर्श गैस का नियम कहते हैं। याद रख लेंगे कि तीनों गैसों को मिला के आदर्श गैस का नियम मिलता है। आंसर सी कर लेंगे। फिर 10वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये गैसों के अनुगणित सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को पहचान कीजिए। तो देखिए हम असत्य कथन को कैसे पहचानेंगे, गैसे के अनुगमन सिद्धांत के आधार पर पहचानना है। तो चलिए एक एक करके पहचान लेते हैं। तो क्या बताया गया है कि गैस अत्यंत सूक्ष्म एवं समरूप कणों से निर्मित होता है। बिल्कुल नहीं, रुकिए रुकिए, मिल रहा है। ठीक है, क्या क्या बोला गया है कि गैस के अनुगत सिद्धांत के आधार पर, अच्छा गैस के हम सारे भी जो अनुगत सिद्धांत है उसको ध्यान में रखेंगे। तो उसको असत्य कथन को पहचानना है, तो सत्य कथन को पहचान लेते हैं। ठीक है, असत्य इसमें यही है कि गैस के अणुओं के मध्य सशक्त आकर्षण बल कार्य करता है, ये असत्य कथन है। बाकी जो गैस है अत्यंत सूक्ष्म एवं समरूप कणों से बना होता है, बिल्कुल बना होता है। गैस का कण छोटा छोटा तो रहता ही है, स्पेस भी बहुत रहता है गैस में। संपूर्ण गैस का आयतन की तुलना में गैसीय अणुओं का आयतन नगण्य है। संपूर्ण गैस का जो आयतन होगा वो गैसीय, बिल्कुल कोई भी देखते हैं गैस बहुत छोटा छोटा कण होता है, अगर पूरा गैस को मिला दिया जाए तो उसके कण के उसके जो अणु होता है उसके आयतन नगण्य होते हैं। तो ये भी सही है। गैस अणुओं के द्वारा पात्र की आंतरिक सतह दीवारों से टकराने पर दाब उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही है। गैस के अणु जब अपने में आप में टकराते हैं तो वो अणु जो होते हैं वो टकराने से दाब का उत्पन्न करते हैं। तो ये सही है, यही सही है। बाकी ये जो गैस के अणुओं के मध्य
सशक्त आकर्षण बल कार्य करता है, ये जरूरी नहीं। तो डी जो है वो गलत है आंसर। 11वें नंबर क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि क्या बताया गया है कि स्थिर दाब